जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के जो प्रमुख वक्ता हैं आदरणीय इंजीनियर राहुल पटेल जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप आईआईटी रुड़की से पढ़ाई बीटेक की पढ़ाई किए हैं। आप एक कुशल लेखक, विचारक एवं दार्शनिक हैं। आपकी फिलॉसफी का शायद कोई सानी नहीं है। आप सासाराम बिहार से हैं। तो मैं सम्मान मिशन के माध्यम से इंजीनियर राहुल पटेल जी को इनवाइट करता हूं कि कृपया सर आप आए और आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। जी, स्वागत है सर। धन्यवाद के सर। सभी को नमस्कार, जोहार। मैं आज छोटे छोटे अनेक चीज़ों पर अपनी बात रखना चाहूँगा। कल मैं हॉस्पिटल में था तो पत्नी के साथ तो राम रूप पटेल सर से अच्छी बातचीत हुई, अच्छी खासी बातचीत हुई और उनके प्रयासों, उनके समझ, जो सामाजिक समझ है, उसके बारे में भी हमको समझने का मौका मिला। एक बात जो आउटस्टैंडिंग हुई वह यह है कि और आज भी राम रूप पटेल सर ने शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया और कल भी शिक्षा पर थोड़ी बातें हुई थी कि कैसे शिक्षा ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन पैदा करना चाहता हूँ। कई प्लेटफॉर्म पे भी मैं देखता हूँ कि लोग अक्सर यह मान के चलते हैं कि जो शिक्षित है, हाईली क्वालिफाइड है, किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, उसकी सामाजिक समझ भी बहुत अच्छी है। लोग यह मान कर चलते हैं और हम लोग अधिकांश बार मायूस भी होते हैं कि ऐसे लोग जो वकील हैं, इंजीनियर हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आईएएस हैं, डॉक्टर हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनको सब चीज़ की जानकारी है, सामाजिक समझ उनकी अच्छी है। ऐसा इसका कारण यह है कि आपने जिस भी चीज़ की पढ़ाई की है उसका सिलेबस है, आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसका पाठ्यक्रम है, लेकिन सामाजिक समझ डेवलप करने का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कहीं कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन से जो सीखते हैं वही आप समझ लेते हैं कि यही पूरी 100% या जो भी है, जितना भी परसेंट, यही सामाजिक समझ है। पर हम लोग यह भी जानते हैं कि हम जिन सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं उनको हम ही लोग भेड़ की संज्ञा भी देते हैं। वो कारण क्या है? कारण ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस या उस प्रोपेगेंडा के शिकार होते हैं। हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें से अधिकांश चीज़ें जो हैं मैन्युफैक्चर्ड होती हैं और हम लोग पास उनमें डिस्टिंक्शन करने का बहुत ये भी नहीं है, ये भी मतलब काबिलियत तो स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। मतलब हम लोग उनमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये कुछ समय पहले मैंने ये बात उठाई थी कि जब बात आती है कि जानो तब मानो, पर क्या हो यदि जानो वाला जो स्रोत है वह स्रोत ही कलुषित हो, और यह हम लोग कैसे जानेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इसलिए अधिकांश लोग जो हैं भ्रमित रहते हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि चूँकि अधिकांश लोग कर रहे हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसी से हमारी जो सामाजिक समझ बनी है वही समझ जो है परिपूर्ण है। पर ऐसा हर बार सही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक भी उदाहरण नहीं है जो बहुत अच्छे से सामाजिक समझ पर बात नहीं करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण भी हैं, मतलब दोनों तरफ हैं। पर भ्रम फैलाने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही ऊंचे स्वर में बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज़ रफ्तार में बोलते हैं, उनकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये बार बार कहना चाहूँगा कि जो हम लोग फॉर्मल एजुकेशन पाते हैं और जो कॉमन सेंस है, जिसको सामाजिक समझ भी कह सकते हैं, उसमें अंतर है। आप कई बार ये सुनते होंगे कुछ लोगों के मुंह से कि अगर पाखंड, अंधविश्वास हटाना है तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर लोग कहने को कह देते हैं, पर हम ही लोग यह भी देखते हैं कि हमारे ही समाज के जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, न्यायाधीश हैं, या जो भी जिस भी पद पर आप समझ लें प्राइवेट में हैं,
वो लोग भी इन्हीं पाखंडों अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं। तो फिर कहाँ से ये होता है कि शिक्षा से पाखंड अंधविश्वास हट जाएगा? यानी अंतर तो है, जो फॉर्मल एजुकेशन है और जो कॉमन सेंस है उसमें अंतर तो है। अब मतलब रामरूप पटेल सर स्वयं उदाहरण है, वो शिक्षित तो हैं लेकिन किसी पोस्ट पे नहीं है, फिर भी वो चीज़ें समझ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अनेकों लोगों से वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमारा पटेल एक बौद्धिक मंच है, उसमें लोग अनेकों चीज़ों पर विमर्श करते हैं या फिर आप कह लीजिए बहस करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करना है। मैं पाता हूँ कि वो शिक्षा इज इक्वल टू सब चीज़ का समझ, ऐसा वो मान के चलते हैं कि अगर वो शिक्षित हैं तो सब कुछ समझते हैं, ऐसा वो मान के चलते हैं। मैं कल रेलवे स्टेशन से आ रहा था, उस साइड से क्रॉस कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो जो तार टांगा हुआ है जिसमें ट्रेन का वो एंटीना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो उसमें सट के चलता है और वो सामान्य रस्सी की तरह झुका हुआ नहीं है। अगर झुके तो फिर ट्रेन को चलने में दिक्कत हो। और यह मुझे बताइए कि यहीं पे बहुत सारे लोग हैं, कितने ने यह नोटिस किया है? क्यों नोटिस करेगा? ये सब चीज़ें जो है हम लोग को समझना है कि आप अगर शिक्षित हैं, अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आईएएस हैं, न्यायाधीश हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप सब चीज़ें जानते हैं। जबकि यह बहुत कॉमन सेंस की बात है कि भाई ट्रेन जब चलेगा तो उसको एकदम समतल मिलना चाहिए, पर हम यह भी जानते हैं कि जब रस्सी टांगी जाएगी तो बीच में झुक जाएगा, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। एक और मैं इसी से संबंधित आपको उदाहरण देता हूं कि एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन, मैट्रिक पास, मैंने शायद पहले भी इसका उदाहरण दिया है इसी प्लेटफॉर्म पर या कई जगह अन्य भी उदाहरण देता हूं, मैंने भी कहीं सुना ही है और मुझे ये क्लिक किया कि बहुत बड़े हार्ट सर्जन मैट्रिक पास अपने रिटायरमेंट के बाद जो है जगह जगह सामाजिक प्लेटफॉर्म से भाषण दिया करते थे इतिहास के विषय पर। तो किसी ने उन्हें टोका कि आप इतिहास पर इतना एक्सपर्ट की तरह बात करते हैं और हैं आप मैट्रिक पास। तो डॉक्टर साहब को आपत्ति हुई, ये क्या बोल रहे हैं आप, इतना बड़ा हार्ट सर्जन, इतनी बड़ी डिग्री है ना। तो उन्होंने कहा कि आपके मेडिसिन के फील्ड में ना डिग्री है कि आप इतिहास के भी मास्टर हो गए हैं, कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप बहुत बड़े सर्जन हैं, तो आप किसी भी फील्ड में उतना ही आधिकारिक रूप से बात कीजिएगा, सर्टिफिकेट देते फिरिएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को समझनी है कि शिक्षा और कॉमन सेंस में अंतर है। और जब हम लोग एक और इसी से संबंधित मैं बात करता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पर कई बार यह बात हुई कि यह मिशन तो पुरोहित प्रशिक्षण का है, तो आप लोग दर्शन और मनोविज्ञान पर क्यों बातें करते हैं, या फिर संस्कारिका पत्रिका जो छपी है तो उसमें इन्हीं चीज़ों पर क्यों जोर है। ये बातें भी उसी से संबंधित हैं। ये हम लोग को समझना है कि चूंकि कहीं इसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और आप रात दिन मंत्र का उच्चारण यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते हैं, और आप जब फील्ड में जाएंगे संस्कारक बनकर, या आपके संस्कारक गैर ब्राह्मण संस्कारक आपके यहाँ आएंगे, आप उनसे क्वेश्चन कर बैठेंगे, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। केवल मंत्र पढ़ने से नहीं हो जाता है, सामाजिक समझ बनानी पड़ती है। मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि भाई आप वेद पुराण शास्त्रों से कर रहे हैं, उसमें तो लिखा है ब्राह्मण कराएंगे, क्या आप जाति से ब्राह्मण हैं? नहीं है, फिर आप कैसे करा सकते हैं? वहाँ पे आपको चुप रह जाना पड़ेगा। आप दाएं बाएं कुछ इस तरह का आंसर देंगे, कहाँ लिखा है ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ये होता है, ब्राह्मण का वो मतलब वो होता है, पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। आप यही नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण का मतलब विद्वान होता है, कोई जाति नहीं होती है। पर जो हम लोग समाज में देख रहे हैं वो तो जाति ही है, हमेशा से उन्हीं लोगों ने पूजा कराया है, किसी दूसरे ने तो पूजा नहीं कराया। तो जब आप सामाजिक समझ लेकर, सोशल कंसेप्ट के बारे में न जानकर आप ऐसे ही निछुका जाएंगे तो आप हर बार हार का सामना करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अपने रिसेंट अनुभव से। मैं मेडिकल कैंप लगाया कुछ दिन पहले, पिछले संडे को। वहाँ पे डॉक्टर्स तो थे, पर दवा वाले जो हैं भाई साहब, उनको कुछ अर्जेंट ऐसा मौका पड़ गया कि वो नहीं आ पाए। अब देखिए जरा वहाँ पे कैसे ट्विस्ट होता है, कैसे लोग जो हैं सामाजिक समझ न होने के कारण कैसे लोग बरगलाए जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं आए और
मुझसे बहस करने लगे, आधा घंटा तक बहस किए कि तुम झूठ बोल रहे हो कि दवा वाले को बुलाया जाएगा और तुमने बुलाया नहीं, है ना, और बताओ फिर बिना दवा के कैंप कैसा है। हालांकि ऐसा है कि भाई डॉक्टर तो आ ही रहे हैं, आपकी फीस तो बच ही रही है ना, आप दवा कहीं से खरीद लीजिए, मैं दवा का बाद में अरेंजमेंट कर दूंगा। पर चूंकि वो ब्राह्मण या भूमियार या राजपूत ऐसे ही कोई समाज के थे, तो बाकी समाज के लोग जो वहाँ आ रहे थे ना, उनसे बहुत प्रभावित हो जा रहे थे। ऐसा क्यों है? और प्रभावित होकर वो हम ही से सवाल करके और जा रहे थे कि जाने दो, हम भी दवा नहीं करवाएं, क्योंकि ये भाई साहब तो ऐसे बोल रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं और इनकी बात में दम है, बिना दवा के कैंप कैसा। अब देखिए, उनका पैसा बच रहा है, उनका नज़र इस पर नहीं है कि डॉक्टर साहब का फीस तो बच रहा है ना, 3 डॉक्टर से दिखाएं 1500 फीस तो बच गया, इस पर नज़र नहीं है। सासाराम आने जाने का भाड़ा तो बच गया, इस पर नज़र नहीं है। दवा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन गया। कई बार दवा रहने पर वो खरीदते भी नहीं है, लेकिन दवा नहीं है, किसी ने बरगला दिया, किसी ने हो हल्ला कर दिया, अब ये उसमें फंस गए। ये जो जनार्दन पटेल सर ने एक टर्म क्वाइन किया है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पेक्ट, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आप किसी पंडित को जब गोड़ लागतनी बाबा कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, किसी राजपूत को आप जब बाबू साहब कहते हैं, तो जब आप आदरणीय बना लेते हैं, हालांकि टर्म सही नहीं है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पेक्ट सही शब्द, सही टर्म नहीं है, उसके बजाय अनड्यू रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन सबसे सही टर्म मुझे अब जो दिखाई पड़ रहा है वो कह रहा है मैन्युफैक्चर्ड अथॉरिटी। ये सब मैन्युफैक्चर्ड अथॉरिटी है, वो किसी पोजीशन में नहीं है, कि वो किसी पोजीशन में नहीं होना चाहिए था वो व्यक्ति जो हमें डिक्टेट कर सके कि मुझे इस कैंप का लाभ लेना है कि नहीं। मुझे स्वयं से विचार करना चाहिए था, पर मैं उससे प्रभावित हुआ। मैं क्यों उससे प्रभावित हुआ? क्योंकि मेरी सामाजिक समझ उतनी नहीं है। मैं उसके सामाजिक समझ को बोरो कर रहा हूं जो ट्विस्टेड है। यह बात हम लोग को समझनी है। और जब हम लोग इस मिशन पर इस तरह के फिलॉसफी, साइकोलॉजी की बातें करते हैं, तो बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग, इस मिशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है, होना भी चाहिए कि मतलब मंत्र सिखा देना, कर्मकांड के विधि विधान सिखा देना, है ना, समाज में वो सस्टेन नहीं कर पाएगा वो चीज़ जो मिशन लेकर चल रहा है। मतलब अभी कुछ दिन पर, कल ही या परसों बहस हो रहा था कि कुछ लोग जो हैं दक्षिणा नहीं देते हैं। जब गैर ब्राह्मण पुरोहित जाता है तो दक्षिणा नहीं देते हैं। यकीन मानिए कि अगर वो ब्राह्मण पुरोहित उसके यहाँ आएगा तो दक्षिणा देगा, स्वयं से देगा, वो बिना दिए वो छोड़ेगा नहीं, कहेगा अरे नहीं पंडित जी आप नहीं लेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे बोलेगा। लेकिन गैर ब्राह्मण पुरोहित को वो अपना स्वार्थ साधने के लिए करना चाहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों सामाजिक समझ है? ये बोरोड सामाजिक समझ है, ये हम लोग को समझना है। और इसीलिए इन चीज़ों पर बात होना बहुत जरूरी है। आप केवल मंत्र सिखा दें या लोगों को कन्विंस कर दें कि नहीं नहीं गैर ब्राह्मण पुरोहित अपनाओ, तो वह जो है कुछ ही दिन में सारा का सारा चीज़ फुस हो जाएगा। आखिर इन सब चीज़ों पर प्रयास कोई ऐसा तो नहीं है कि नया है, यह तो सदियों से चल रहा है ना, सैकड़ों साल से छीट-फूट पूरे देश में ऐसा प्रयास तो चल ही रहा है। क्यों वो फुस हो जा रहे हैं? क्योंकि वो खाली इस बात के लिए नज करते रहे हैं लोगों को कि आप गैर ब्राह्मण पुरोहित अपना लीजिए, या तैयार कर रहे हैं। पर यजमान भी और गैर ब्राह्मण पुरोहित भी दोनों भी बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनके सामाजिक समझ पर काम नहीं किया जा रहा है। उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के दिशा में कोई पहल नहीं है, न पत्रिका के माध्यम से, न बातचीत के वार्तालाप के माध्यम से, मतलब किसी भी तरह के मीडिया का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं नोटिस करता हूँ जो अक्सर इस मिशन से भी जुड़ा हुआ है कि आप लोग भी तो ब्राह्मणत्व तो फैला रहे हैं, फिर तो वही वाला चीज़ है ना। इस पे काफ़ी तीखी बहस होती है। मैं बार बार यह कहता हूँ कि आप मुझसे बड़ा इस चीज़ में नहीं होंगे कि ये सब बंद हो जाना चाहिए। आप तो ये भी समझते होंगे कि कुछ शूद्र होता होगा, जबकि वो भी गलत है। आप ये भी समझते होंगे कि भारतीय संस्कृति कभी ऐसी, वो भी गलत है। आपसे ज़्यादा मैं ये चीज़ समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ। आप यह नहीं समझते हैं कि एक ही लाठी से सबको हाँकना क्या होता है। आखिर राम स्वरूप वर्मा कोशिश करते रह गए, अर्जक संघ अनेकों महानुभाव कोशिश करते रह गए कि भाई छोड़ दो,
कोई भगवान नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई राम सीता पपीता नहीं होता है, छोड़ दो, क्या हो गया? अधिसंख्य जनसंख्या ने छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इसका कारण यह है कि आप समझते हैं कि आपकी जो विचारधारा है सब लोग उसी विचारधारा के बन जाएं, पर अधिसंख्य जनसंख्या के सामने समस्या यह है कि उनके पैर जो हैं दोनों नाव में हैं। एक तरफ वो आपकी तरफ भी आना चाहते हैं और एक तरफ परिवार के लोग भी हैं जो अदरवाइज चाहते हैं, दूसरे प्रकार से चाहते हैं। आखिर दूसरे प्रकार से चाहने का सबूत भी है, यहीं पे लाल बहादुर कुशवाहा जी हैं, समन्वय मिशन में जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्यों लोग गायत्री मिशन में जुड़ रहे हैं, आर्य में जुड़े हुए हैं, बौद्ध में जुड़े हुए हैं? लोग विकल्प चाहते हैं, लेकिन एकदम से छोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं परिवार के सदस्यों में टकराव हो। तो यह सब जो गलतफहमियां हैं, यह सब जो अंडरस्टैंडिंग है सोशल कंसेप्ट का या बहुत सारे कॉमन सेंस का, तो इन सब चीज़ों पर जब तक बात नहीं होगा तब तक ये चीज़ें जो हैं घूम घूम कर हम लोग वहीं पे जीरो पर आते रहेंगे। और इसी से रिलेटेड मैं एक और उदाहरण देता हूँ जो हमारे आचार्य प्रवर निरंजन जी हैं, वो बहुत अच्छे से इस पर बात रखते हैं कि कर्मकांड क्यों जरूरी है। उन्होंने संस्कारिका पत्रिका में लेख भी लिखा है, कई बार वक्तव्य भी दिए हैं कि चाहे लोग कह देते हैं, अक्सर दूसरे लोग भी कह देते हैं कि जो शादी विवाह या मरनी जियानी में भव्यता है उसको वो गलत है, पाखंड है, उसको रोका जाना चाहिए, यानी मेरी लाठी से सबको हाँका जाना चाहिए। बात यही है। मेरे बगल में एक मुँहझूठी था, राजपूत जाति के लोग हैं, मतलब उसकी भव्यता इतनी है कि क्या शादी विवाह होगा, खूब बढ़िया खाना पीना, क्या इसको रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। जिसके पास भी धन वैभव संपत्ति रहेगा वो कोशिश करेगा कि व्यक्तिगत सामाजिक पूंजी बढ़ाए, लोगों को बुलाए, लोगों में अपनी पैठ दिखाए, इससे उसका काम बनता है। अगर कोई नेता है तो वो धूमधाम से इन चीज़ों को मनाएगा। अभी विधायक वशिष्ठ सिंह हैं, करघर, बगल के करघर विधानसभा क्षेत्र के, उनकी शायद माता जी का देहांत हो गया था। गजब भव्यता उन्होंने रखी। मुझे लगता है कि 400-500 लोग वहाँ गए होंगे। और क्यों किया गया? आप समझ सकते हैं, यह एक व्यक्तिगत सामाजिक पूंजी का निर्माण है, इसमें उनको फायदा है, उनको राजनीतिक फायदा है। क्या आप इसे रोक सकते हैं? आप लाठी लेके सबको कहते रहिए कि भाई ये सब बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, पर आपकी सामाजिक समझ नहीं है, इसलिए आप एक लाठी से सभी को नहीं हाँक सकते हैं। सबके लिए अलग अलग टेलर मेड उपाय होने चाहिए, जो कि यह मिशन बखूबी काम कर रहा है, एटलीस्ट कोशिश कर रहा है उस दिशा में। अभी हम लोग जहाँ तक भी गए हों और अच्छा खासा गए भी हैं। तो यह मिशन जो है पुरोहित प्रशिक्षण मिशन, हम लोग के विचारों को जब तक आप हम लोगों से कुछ दिन तक सटे नहीं रहेंगे, हम लोग विचारों को समझ नहीं पाएंगे। और ऐसे ही दरकिनार कर देना तो ऐसे ही आसान है। मैं अक्सर जेस्टेशन पीरियड का बात करता हूँ। मैंने सबसे पहले इस चीज़ का अनुभव तब किया था, जेस्टेशन, विचारों का जेस्टेशन पीरियड, मतलब मैमल्स का या हर एक जानवर का जेस्टेशन पीरियड तो होता ही है, मैं विचारों का जेस्टेशन पीरियड का बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को अनुभव तब किया जब मैं आदि किसान से जुड़ा हुआ था। मैंने पाया कि शुरू में मैं उनकी बातों से सहमत नहीं था, धीरे धीरे उनकी बातों में कुछ उनके सहमत भी होने लगा और कुछ असहमत भी होने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मुझे दिखाई पड़ने लगा, चीज़ें दिखाई पड़ने लगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जब हम उससे सटे रहते हैं और उस नज़रिया को डेवलप कर लेते हैं, नज़रिया महत्वपूर्ण है। जब उस नज़रिया को डेवलप कर लेते हैं तो हमें वो चीज़ें कन्विंसिंग लगती हैं। वो सारा खेल नज़रिया का है। जब आप एक नज़रिया को पकड़ते हैं ना तो आप टनल विजन डेवलप कर लेते हैं। हालांकि ये अपने आप में एक समस्या है, टनल विजन, आप बहुत संकीर्णता से सोचने लगते हैं। पर जब आप स्विच करते हैं और बाहर से देखते हैं चीज़ों को तो वो टनल विजन गायब हो जाता है और फिर आपको मतलब चीज़ों से सहमति असहमति तो अलग बात है, लेकिन इस जेस्टेशन पीरियड में आपको उसके उद्देश्य समझ में आने लगते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि किसी महानुभाव को इस मिशन के उद्देश्यों से परिचित होना है तो निश्चित रूप से उसको कम से कम 1 साल 2 साल हमारे मिशन से जुड़ने की आवश्यकता है, हमें सुनने की आवश्यकता है, हमारे लेखों को
हमारे लेखों मतलब मेरे लेख नहीं, जो संस्कारिका पत्रिका उसमें कम से कम 2 वैज्ञानिकों का लेख है। एक तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट रमेश चंद्र कपूर जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ उसमें लिख डाला कि जो वैमानिकी शास्त्र है वह 1900 से 1920 के बीच में लिखा गया है। अब बताइए, ये इंडियन साइंस कांग्रेस ने एस्टेब्लिश किया है और उन्होंने लिखा है, रमेश चंद्र कपूर जी ने अपने लेख में, कि ज़्यादातर जो चीज़ों के बारे में पॉपुलर व्यू है वो फैलाया गया है कि वैमानिकी शास्त्र अत्यंत पुराना है और उसको किसी ऋषि ने उसको लिखा था और भारतीय संस्कृति अत्यंत महान है। कुछ नहीं है, 1900 से 1920 के बीच में लिखा गया है। तो जब मैं कह रहा हूँ लेख, तो मेरे लेख नहीं, ऐसे ऐसे अनेकों लेख हैं संस्कारिका पत्रिका में, ऐसे ऐसे अनेकों टॉपिक्स पर बात होंगे इस प्लेटफॉर्म पर, मिशन के संडे के प्लेटफॉर्म पर। तो जब तक आप उन्हें सुनेंगे नहीं, अनेक पक्षों को समझेंगे नहीं, तब तक आपको अपना जो मन है नहीं बनाना चाहिए कि ये सही है कि वह गलत है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि टेक एवरीथिंग विद पिंच ऑफ सॉल्ट। खास करके इतिहास के मामले में जरूर, इतिहास के मामले में आपको कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि किसी ने कह दिया तो आप उसे मान लें। आप उसे हमेशा शंका की दृष्टि से देखें कि क्या सही है क्या गलत है। और जब मैं इतिहास कर रहा हूं तो यह मत समझिए कि मैं आर्कियोलॉजिकल इतिहास की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत में ज़्यादातर किंवदंती वाले इतिहास हैं, जिसे आप भारतीय संस्कृति समझते हैं कि भारतीय संस्कृति में कभी वेद रहा है और यहाँ राम कृष्ण हुए हैं और रामायण महाभारत हुआ है, यह भी यहाँ का इतिहास माना जाता है। उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि आप हमेशा ही जब डायगोनली अपोजिट व्यू को सुनते हैं तब आप एक जज की तरह उसमें सही और गलत का आकलन कर सकते हैं। और इसी में मैं यह भी जोड़ देता हूं कि कई बार यह भी होता है कि आपको जो पक्ष विपक्ष लगता है बेसिकली वे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जो विपक्ष होता है वो छद्म विपक्ष होता है। तो इन चीज़ों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो मैं कहना यह चाहता हूँ मोटा मोटी आज, चूँकि मैं कई प्लेटफॉर्म से देख रहा हूँ, कई लोगों को सुन रहा हूँ, अपने मिशन से भी जुड़े हुए लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि मिशन में इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए कि नहीं। शिक्षा और शिक्षा अगर आ जाएगा तो सब चीज़ सही हो जाएगा, शिक्षा आ जाएगा तो आपका रोजगार का केवल समाधान होगा और आप अनेकों नए विचारों को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। पर नए विचार आप पढ़ कहाँ रहे हैं? आप कितने लोग जो हैं किताबों को पढ़ते हैं, अपोजिट डायगोनली अपोजिट व्यू वाले किताबों को, और या फिर उनके बारे में पता भी हो। और मैं एक डॉक्टर साहब थे, उनको मैंने कह दिया, या कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने कह दिया कि भारत में कभी मसालों को व्यापार हुआ ही नहीं है और भारत कभी सोने की चिड़िया रही नहीं है, भारत में कभी गुरुकुल की परंपरा रही नहीं है, भारत कभी विश्व गुरु ही नहीं था। कितने लोग इस बात को जानते हैं और मानते हैं? और कितने लोग इसमें रिसर्च किए हैं? और रिसर्च न करें कितने लोग पढ़े हैं डायगोनली अपोजिट व्यू को? जब तक आप डायगोनली अपोजिट व्यू को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कैसे फैसला ले सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है? यह मैं समझता हूं कि हर कोई हर चीज़ का, जैसे मैं एक इंजीनियर हूं या डॉक्टर हूं तो मैं रेलवे लाइन में उतार क्यों नहीं इस तरह से कर्व्ड है, क्यों स्ट्रेट लाइन है, मैं इसमें खोज करने नहीं जाऊंगा। हर चीज़, हर व्यक्ति हर चीज़ के बारे में खोज करने नहीं जा सकता, संभव नहीं है। पर इतना तो कर सकते हैं कि जब किसी को सर्टिफिकेट देना हो कि वेद अति प्राचीन है, संस्कृत अति प्राचीन है, तो कम से कम उसके डायगोनली अपोजिट व्यू को पढ़ लें सर्टिफिकेट देने से पहले। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी पिछले प्लेटफॉर्म पर सुरेश चंद्रा सर की बात है। एक्चुअली ये सुरेश चंद्रा सर की बात नहीं है, एकदम कॉमन चीज़ है कि हम लोग गलती से, ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब जानबूझ के ये कर रहे हैं, उस चीज़ को फैला रहे हैं, हम लोग गलती से अपने बातों में स्वयं ही सर्टिफिकेट देने लगते हैं, जिस पर पहले से ही सवाल खड़ा हो चुका है कि ये चीज़ सही नहीं है, काल्पनिक है, हम लोग सर्टिफिकेट देने लगते हैं प्राचीनता का, उसके ऐतिहासिक होने का। पर हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ साल्ट लेके चलना चाहिए कि सही नहीं भी हो सकते। मैं उन टर्म्स को बिना इस्तेमाल में लाए भी हम बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लाना ही है, अपने बातों के क्रम में उन टर्म्स को लाना ही है कि वो प्राचीन है कि नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, हम लोग बातें कर सकते हैं, बड़े आराम से बातें कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है। तो मैं मोटा मोटी इन्हीं छोटे छोटे अनेक चीज़ों पर बात करना चाहता था। मैं इसे ज़्यादा समय ना दे पाऊँगा। धन्यवाद के सर मुझे समय देने के लिए। जोहार।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत ही सार्वजनिक बातें बताई। आपने बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया जिसमें से जो कि डायरेक्ट रूप से हमको रिलेट करती हैं कि आपने ख़ासकर जो आदरणीय रामरूप पटेल जी के साथ में आपका जो डिस्कशन हुआ, आपने जो डॉक्टर साहब का एक एग्ज़ाम्पल दिया कि ये दोनों चीज़ें एजुकेट होना और सामाजिक रूप से उसमें चिंतन या सामाजिक चेतना का विकास होना, दोनों बिल्कुल अलग है। ज़रूरी नहीं है कि हाईली क्लास का एजुकेटेड पर्सन में उतने ही लेवल का जो हाई लेवल का सोशल थिंकिंग होगी। कि हम समाज को एक बेहतर जो पाखंड से निकाल के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला समाज बना सके, उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास हो। जब तक हमारे तर्कशील व्यक्ति नहीं होंगे, तो शायद हम इफ एंड बट्स बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम किसी भी व्यक्ति में जैसे आप तो जानो तब मानो वाली आपने जो बात कही है, तो वो जानो और मानो के लिए हमको इफ एंड बट्स उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, बहुत सारे बिंदुओं पे आपने गहराई से प्रकाश डाला सर। आपका मिशन होना एक बार तहे दिल से आभारी है और आशा करता है किसी की तरह से आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी के साथ में हमारे जो हैंड रेज आदरणीय जनार्दन पटेल सर का है, तो मैं आदरणीय जनार्दन पटेल सर को सम्मान इनवाइट करता हूँ कि कृपया सर आप आए और आदरणीय राहुल पटेल जी के उद्बोधन के बाद अपनी बात रखें। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद के सर। और मैं राहुल जी का बहुत बड़ा ही अनुयायी हूँ। जैसे जिस तरह से वो क्रिटिकल थिंकिंग का जो उनका लेवल है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जितनी गहराई राहुल जी के विचारों में है, वो शायद ही अभी आधुनिक जो हमारा मतलब फ्रेंड क्लब है, फ्रेंड लिस्ट है, जो हमारा हजारों लोगों का एक बड़ा सामुदायिक दायरा है, उसमें शायद ही कोई व्यक्ति जो इतना क्रिटिकली थिंक करता है। कभी कभी हम लोग भी ताज्जुब मान जाते हैं। जैसे हम लोगों का क्या है बात करने का कि बात करते हैं और सामने वाला मान लीजिए कोई वरिष्ठ है, तो फिर उसकी बात हम लोग नहीं काटते। हम लोग चलो ठीक है भाई, वरिष्ठ है चलो। लेकिन राहुल जी उनको बड़े प्यार से ही, बड़े पोलाइट तरीके से ही, लेकिन उनको बता देते हैं कि सर ऐसा जो आप सोच रहे हैं उस पर पुनर्विचार कीजिएगा। तो बहुत अच्छा लगा राहुल जी को पूरा मैंने सुना। और जैसे जो शब्दावली की बात कर रहे थे राहुल जी, तो मैं एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो शब्दावली की बात है, बिल्कुल सही है कि जो बातें पहले से विवादित हैं, उन विवादित विषयों में जब हम बात करें किसी की पुरातनता के बारे में, कौन सा विचार कितना पुरातन है उसके बारे में, तो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप शब्दावली चेंज करके अपना काम चला सकते हैं। अब मान लीजिए जब किसी को आप श्रद्धांजलि देते हैं, किसी व्यक्ति को जब श्रद्धांजलि हम देते हैं, ग्रुप में मैसेज लिखते थे पहले, तो हमेशा इस तरह लिखते थे कि प्रभु आपको श्री चरणों में जगह दे, इस तरह लिखते हैं। भगवान आपको श्री चरणों में जगह दे। तो जब मैं थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि मतलब जो व्यक्ति जिसका निधन हो गया, तो श्री चरण में हम उसको क्यों भेज रहे हैं और किस प्रभु की श्री चरण में भेज रहे हैं, मतलब ऐसे सोचना शुरू किया। पर हमें लगा अगर हम ये सब नहीं लिखेंगे तो मतलब श्रद्धांजलि देने में उतना आनंद नहीं आएगा, मतलब उतना भाव नहीं झलकेगा हमारा श्रद्धांजलि देने में। तो फिर मैंने खुद से सोचा क्या लिखा जाए। फिर मैंने एक वाक्य अपने से ही सोचते सोचते छोटा मोटा जो शब्द बनाता हूँ, तो मैंने बनाया उसमें फिर एक श्रद्धांजलि में कि आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे, ये कि आप हमेशा मुझे हम हमेशा मार्गदर्शित करते। इस तरह मैंने शब्द गढ़ा, मैंने मतलब वाक्य गढ़ा कि जब किसी श्रद्धांजलि दें तो थोड़ा दुख व्यक्त करें कि आप हमारे बीच नहीं रहे, हमने बहुत कुछ सीखा है। और जो लास्ट का जो लाइन है, जिसको पंच लाइन आप बोल सकते हैं श्रद्धांजलि के, जैसे पहले पंच लाइन क्या थी कि प्रभु आपको श्री चरणों में जगह दे, वो आपके पूरे वाक्य का एक पंच लाइन है लास्ट का। तो हमने पंच लाइन क्या दिया कि आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। तो जो व्यक्ति की हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि, उसका एक मकसद यह भी होता है कि जो उनके परिजन हैं, जो करीबी हैं, जो जीवित हैं, जिनके दादाजी का निधन हुआ है, मान लीजिए जिनके पिताजी का निधन हुआ है, तो जब मेरा श्रद्धांजलि पढ़ें तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि जनार्दन जी हमारे बहुत करीबी हैं। तो वो कैसे हम उनको ये एहसास दिलाएं कि हम आपके करीबी, हम आपके शुभ चिंतक हैं। तो इस तरह से हम मतलब बिना कुछ श्री चरण, भगवान, ये शब्दों को बिना उपयोग में लाए भी आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो जस्ट मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहा था कि शब्दावली को कैसे आप बदल सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो आजकल ये होते हैं आमंत्रण पत्र,
तो आमंत्रण पत्र में भी ऐसे कुछ बहुत सारे शब्द रहते हैं जिनको हम अवॉइड करके भी अपना संवाद पूरा कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आदरणीय राहुल जी को, जो हमारे आधुनिक दार्शनिक हैं, उनको मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए आदरणीय, खास तौर से आदरणीय रामरूप पटेल जी से कल ही मेरी रात में बात हुई थी, तो सर ने अपने परिवार के सभी जनों को जोड़ा, तो सभी को ढेर सारा अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ जी, थोड़ा बहुत सा बहुत शुक्रिया। कृष्ण सर, जी सर। मैं जोड़ना चाहूँगा कि जनार्दन सर ने जैसे ही बात शुरू की तो मुझे लगा कि आस्था का विकेंद्रीकरण वाला जो पिछले के पिछले ये में बात उठी थी, तो वो बात पुनः आएगी। और इनफैक्ट जो आज मैं जिस चीज़ पर बोल रहा था कि अक्सर लोग बात करते हैं, आपने स्वयं कहा था, बेसिकली मुझे हंसी भी आ रही थी इस बात पर। आपने स्वयं कहा था कि कहीं आस्था के विकेंद्रीकरण पर बात करके हम लोग अपने उद्देश्यों से भटक तो नहीं रहे हैं। और जनार्दन सर ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की, पर और मैंने भी जनार्दन सर से दूसरे चीज़ों में, दूसरे रीम में प्रश्न करने की कोशिश की। हो सकता है कि जनार्दन सर को लग रहा हो कि उस पर मैं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उसको एक्चुअली एबट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हमें यह जानना जरूरी है आस्था का विकेंद्रीकरण। यह अति महत्वपूर्ण है। इस प्लेटफॉर्म पर आकर अगर आप वही काम कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या अंतर है? फिर वही ढाक के तीन पात होगा। यह आप कह सकते हैं कि जब आस्था का विकेंद्रीकरण का जो लोग जान जाएंगे और फील्ड में हमारे संस्कारक इन चीज़ों पर बोलने लगेंगे, तो फिर तो लोग अपनाना छोड़ देंगे। पर हमारा तो, हम तो कह रहे हैं कि भाई अपनाइए जिसको जो करना है, पर एटलीस्ट जब तक हमारी जो वोकेबुलरी डेफिशिएंसी है, लैंग्वेज डेफिशिएंसी है, जैसे अभी कहा ना जनार्दन सर ने, उन्होंने एक ऑल्टरनेट बनाने की कोशिश की, श्री चरणों के विकल्प में क्या रखा जाए। हमारे पास नॉर्मली वोकेबुलरी है ही नहीं इन चीज़ों के मामले में। हमारी लैंग्वेज बहुत डेफिशिएंट है इन चीज़ों के मामले में, पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि और क्या कर सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे, एटलीस्ट सोचने के लिए किसी प्लेटफॉर्म से, और हमारे प्लेटफॉर्म या हमारी पत्रिका से इन चीज़ों के बारे में बोला जाने लगेगा और लोग सुनेंगे, उससे अपनाएंगे। हमारी जब लैंग्वेज, हमारी जब वोकेबुलरी रिच होगी, तो दुनिया का जो जाल है उसको हम स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे। यह एक बहुत बड़ा अंतर लाएगा। इसलिए इन चीज़ों को जानना जरूरी है। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत अच्छी बात बताई और जानने के लिए आपने जिस तरह से एग्जाम्पल दिया कि डायगोनली अपोजिट व्यूज को हमको पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम डायगोनली अपोजिट व्यूज को शायद नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम उसका सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राहुल सर। और अनड्यू रिस्पेक्ट की आपने बात की है कि हमको मतलब अनड्यू रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। बहुत 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 शुक्रिया सर आपका।